10 नवंबर 2025 शाम को लगभग 6:30 बजे दिल्ली का लाल किला मेट्रो स्टेशन, अपने आप में व्यस्ततम माने जाने वाला ये मेट्रो स्टेशन, और अचानक से यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियों के बीच में एक गाड़ी में हुआ जोरदार धमाका। Hyundai i20 ये मॉडल की गाड़ी जोर से फटी और इतना जोर का धमाका हुआ कि आसपास की बिल्डिंगें इसकी वजह से हिल गई। जिन लोगों ने शायद इस दृश्य को देखा या महसूस किया, उनकी रूह कांप गई, क्योंकि ये वही टाइम होता है जब लोग अपने परिजनों के साथ, अपने बच्चों के साथ घूमने जाते हैं और कुछ लोग ऑफिस से थक हार कर लौट रहे होते हैं। दिल्ली का ये मेट्रो स्टेशन अपने आप में व्यस्ततम मेट्रो स्टेशन माना जाता है। टूरिस्ट एक्टिविटी भी होती है क्योंकि लाल किला यहाँ पर पास में है। जब इन सारी चीजों की जांच पड़ताल की गई तो समझ आया कि ये एक आतंकी हमला है। मैं इसे आतंकी हमला क्यों कह रही हूं? क्योंकि इसकी एफआईआर रजिस्टर की जा चुकी है और इसे अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अर्थात यूएपीए में ही शामिल किया गया है। दैट मीन्स अभी प्राइमरी रिपोर्ट्स के अनुसार ये एक आतंकी हमला है, ये कोई नॉर्मल ब्लास्ट नहीं है। अब इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि इस नेटवर्क के तार पिछले 30 दिनों से भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए काम कर रहे थे। पिछले 30 दिनों में हमारी सुरक्षा बलों ने कुछ ऐसे ऐसे घटनाक्रमों को रोका है जो अगर हो जाते तो आज शायद भारत का हर कोना आग से दहक रहा होता। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हम डिस्कस करेंगे उन सारे घटनाक्रमों को जो पिछले 30 दिन में यहां पर हुए हैं। अब इनका तार इस घटना के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं, ये तो हमें नहीं पता। इसकी जानकारी जल्द ही हमें मिल जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम एक एनालिसिस बिठाने की कोशिश करें तो समझ आएगा कि ये आतंकी संगठन भारत से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। चलिए बात करते हैं सबसे पहले दिल्ली ब्लास्ट के बारे में। दिल्ली में ये जो ब्लास्ट हुआ, ये एक सोची समझी प्लानिंग थी, इसीलिए टाइम ऐसा चुना गया, जगह ऐसी चुनी गई जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है। और इसी व्यस्ततम इलाके में एक कार में, चलती हुई कार में ब्लास्ट हुआ। किसी ने सोचा भी नहीं होगा शायद कि हर कोई गाड़ियों से निकल रहा है और एक कार अचानक से ब्लास्ट हो जाती है। ये ब्लास्ट इतना जोरदार था कि इसकी वजह से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 22-24 से भी ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। जिन लोगों की मृत्यु हुई वो शायद इतनी दर्दनाक है कि इनके शवों को पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। जब इसकी जांच पड़ताल आगे की गई तो पता चला ये कार हरियाणा में किसी रहने वाले किसी सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड है। जब इसको गिरफ्तार किया गया और इससे पूछताछ की गई तो उसने बोला कि मैंने अपनी कार ऑलरेडी बेच दी है। और जांच की गई तो पता चला इस कार को कई बार पहले भी बेचा जा चुका है। मतलब सेकंड हैंड कार बेचने वाले कई बार इस कार को ऑलरेडी बेच चुके हैं, जो कि एक बहुत ही आम बात है ऐसी गतिविधियों में, ताकि ट्रेस ना किया जा सके कि आखिर एक्चुअल ओनर कौन है। जब जानकारी और जुटाई गई तो उसके रिसेंट ओनर का नाम सामने आया, जिसका नाम है तारिक, और ये रहने वाला है पुलवामा का, जम्मू कश्मीर का। जी हाँ, आपको सुनकर एक शॉक लगा होगा, क्योंकि मैं जिस जगह की बात कर रही हूँ वो अभी अप्रैल मई के महीने में ही न्यूज में थी। पुलवामा वही स्थान जहां पर बहुत सारे भारतीयों को उनका धर्म पूछकर गोली मार दी गई थी, और इसका बदला लेने के लिए भारत ने चलाया था ऑपरेशन सिंदूर। और इसी ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बहुत ज्यादा आतंकी ठिकानों को टारगेट किया था, जैसे जैश ए मोहम्मद या फिर लश्कर ए तैयबा, और इनको नुकसान भी पहुंचाया था। और तभी से ये सारे संगठन इस बात के पीछे जुटे हुए हैं कि भारत को कैसे डिस्टेबलाइज किया जा सके। चलिए अब पिछले 30 दिनों के घटनाक्रम में चलते हैं। इस 30 दिन के घटनाक्रमों में सुरक्षा बलों ने 8 से भी ज्यादा टेरर नेटवर्क्स को ध्वस्त किया, और इन नेटवर्क में एक कॉमन चीज मिली। जो लोग इसको अंजाम देने वाले थे ये कोई अनपढ़ नहीं थे, ये ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें आसानी से भड़काया जा सकता है, क्योंकि हम बोलते हैं कि शिक्षा सारे रेडिकलाइजेशन को खत्म कर देती है। ये लोग थे पढ़े लिखे आईटी प्रोफेशनल, डॉक्टर्स या प्रोफेसर्स, वही लोग जो कि अन्य लोगों को एक नई दिशा प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर्स जो लोगों को जान देते हैं, ये वही लोग हैं जो आज सुसाइड बॉम्बिंग की प्लानिंग कर रहे थे और मास किलिंग की योजना बना रहे थे। बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने तक की तैयारी की जा चुकी थी, एक ऐसा हथियार जिसका कोई नामो निशान नहीं होता और कब क्या हो जाता शायद आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। चलिए बिना समय व्यर्थ किए हम बात करते हैं घटनाक्रम नंबर 1 की। कहानी की शुरुआत होती है पुणे के एक आईटी प्रोफेशनल जुबेर के साथ। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर था।
सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब एक अच्छी खासी पोस्ट पर, एक अच्छी खासी पैसों की अच्छी खासी रकम पर यह काम कर रहा था। कुछ शक होता है और यहां पर इसकी जांच पड़ताल की जाती है और पता चलता है कि इसके तार जुड़े हुए हैं अलकायदा से। जब और जांच को आगे बढ़ाया जाता है तो इसके पास 19 से भी ज्यादा लैपटॉप, 40 से भी ज्यादा सेल फोन्स यहां पर मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं 28 अक्टूबर की। ये पहला नेटवर्क यहां पर बस्ट किया गया, मतलब किसी आईटी प्रोफेशनल को कहीं शामिल किया गया। इतने ज्यादा लैपटॉप्स और सेल फोन की किसी को क्या जरूरत। जब इसके लैपटॉप्स को खंगाला गया तो उसमें अलकायदा की अलग अलग किताबें, जो कि भारत में बैन है, उनके लेक्चर्स को इसने किसी हिडन नेटवर्क के थ्रू, यहां पर ब्लैक नेटवर्क के थ्रू डाउनलोड किया हुआ था। चलिए घटनाक्रम नंबर 2 पर आ जाते हैं, जो आपने और हमने सभी ने सुना होगा, जहां पर 2900 kg का आईईडी यहां पर पकड़ा गया। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने और फरीदाबाद पुलिस ने मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और इस पूरे के पूरे ट्रांजिशन में इन्होंने बस्ट किया 2900 kg का इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जिसे आईईडी बोला जाता है। ये इतना खतरनाक और इतनी ज्यादा मात्रा में है कि अगर इस पूरे की पूरी मात्रा का उपयोग कर लिया जाता तो पता नहीं भारत के कितने राज्यों में आज केवल और केवल आग लगी हुई होती। अब इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में 2 लोगों का नाम सामने आता है। इनके तार जुड़े थे फरीदाबाद से और ये थे दोनों डॉक्टर्स। पहले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर मुअज्जमिल अहमद गनी, जो कि पुलवामा का ही रहने वाला है, और दूसरे डॉक्टर का नाम है डॉक्टर आदिल अहमद रादर। अब मैं इनको बार बार डॉक्टर या इनका नाम लेना, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इनको डॉक्टर बोलूं भी या नहीं बोलूं, लेकिन मैं चूज करूंगी कि मैं इन्हें डॉक्टर बोलूं, ताकि हमें पता चले कि रेडिकलाइजेशन शिक्षा की आड़ ले सकता है। और जब ऐसे लोग रेडिकलाइज हो जाते हैं या कट्टरपंथी हो जाते हैं तो शायद ये अनपढ़ों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि अब इनके पास एक ऐसा चेहरा है जिस पे आप और हम विश्वास करते हैं। चेहरा है डॉक्टर्स का। चलिए, इनके साथ ही लगभग 7 अन्य लोगों को भी पकड़ा गया। हम बात कर रहे हैं 19 अक्टूबर की। 19 अक्टूबर नौगांव श्रीनगर के पास पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के पोस्टर चिपकाए जाने की बात पकड़ी। एक व्यक्ति पोस्टर लगाता हुआ पाया गया और इन पोस्टर्स में लिखा था कि जैश ए मोहम्मद बदला लेगा। अब जैश ए मोहम्मद बदला लेगा भारत से, क्योंकि जैश ए मोहम्मद बौखलाया हुआ है। उनके ठिकानों पर, उसके परिवार के लोगों पर बहुत ज्यादा अटैक हुए हैं। इसके परिवार के लोग भी मारे जा चुके हैं। हाफिज सईद पूरी तरीके से पागल हो चुका है। इससे रिलेटेड मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं, आप चाहें तो उन्हें डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अब पुलिस ने जब इस पूरी की पूरी चीज की जांच पड़ताल की तो इनके पास पकड़ में आया एक व्यक्ति, कश्मीर का रहने वाला डॉक्टर मुअज्जमिल अहमद गनी, जो कि फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल अल फलाह में यहां पर काम कर रहा था। जैसे ही टीम फरीदाबाद पहुंचती है और गनी को पकड़ती है और पूछताछ करती है तो वो बताता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा केमिकल मटेरियल स्टोर है, जो कि मैंने फरीदाबाद के एक कमरे में यहां पर रखा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, जिस फरीदाबाद के मैं कमरे की बात कर रही हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे जाकर एक कड़ी में जुड़ेगा। पुलिस जैसे उसके घर पहुंचती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इसके कमरे से मिला 360 किलो का अमोनियम नाइट्रेट, वही अमोनियम नाइट्रेट जिसकी मदद से आरडीएक्स बनाया जाता है। AK-56 राइफल्स, रशियन मेड AK किनकॉफ, बैरेट पिस्टल, चाइनीज स्टार पिस्टल और सैकड़ों कारतूस, डिटोनेटर्स के साथ रिमोट कंट्रोल सर्किट, मतलब पूरी की पूरी बॉम्ब फैक्ट्री लेकर ये व्यक्ति अपने घर में चल रहा था। इतना खतरनाक कि अगर इसने इसका उपयोग कर लिया होता या कर चुका होता तो शायद आज पता नहीं क्या होगा। गनी से पूछताछ हुई और नाम सामने आया एक और डॉक्टर का। इस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर आदिल रादर, अगेन कश्मीरी डॉक्टर, जो कि काम कर रहा था यूपी के सहारनपुर में। जब इसके पास पुलिस पहुंचती है, इसकी जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है इसके तार जुड़े हुए हैं जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन के साथ। इससे और जांच पड़ताल की जाती है तो ये खुलासा करता है कि अनंतनाग के जिस मेडिकल इंस्टीट्यूट में ये काम करता था एज ए डॉक्टर, एज ए गवर्नमेंट डॉक्टर, वहां के लॉकर में इसके पास कुछ सामान है। पुलिस पहुंचती है और चक्की बक्की रह जाती है। AK-47 पूरी तरीके से चमकती हुई, पॉलिश की हुई, पैक करके लॉकर में रखी गई थी, वो भी सबकी नाक के सामने। पता नहीं किस बात की यहां पर योजना चल रही थी। अब साथ ही साथ 2600 kg का आईईडी और यहां पर बस्ट किया गया, मतलब अब कुल मिला के 2900 kg का आईईडी, लगभग 5 किलो हैवी मेटल,
24 रिमोट कंट्रोल्स, वॉकी टॉकीज, 20 टाइमर्स भी मिले। और ये मिले अगेन एक और डॉक्टर के पास जिसका नाम है डॉक्टर मुअज्जमिल शकील। ये मुअज्जमिल शकील भी पुलवामा का रहने वाला है और फरीदाबाद के अल फला यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था, एक मेडिकल स्टूडेंट है। बेसिकली डॉक्टर मुअज्जमिल ही वो व्यक्ति है जिसने फरीदाबाद में 2 कमरे यहां पर ले रखे थे। फरीदाबाद के फतेहपुर में तगा गांव और धौज गांव में 2 कमरे लिए थे। पहला कमरा वही जहां से हमने 360 किलो का अमोनियम नाइट्रेट यहां से देखा था। इसी दोनों कमरों को मिलाकर अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 2900 केजी का आईईडी बरामद हुआ। इतना सारा एम्यूनेशन कि आर्मी को ट्रक्स बुलवाने पड़े इनको ले जाने के लिए। अब मुअज्जमिल ने ये कमरा किराए से लिया था एक मौलवी से। इन सारे लोगों को यहां पर पकड़ लिया गया और थोड़ी सी जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो नाम निकल कर आया एक लेडी डॉक्टर का। एक फीमेल डॉक्टर शाहीन, लखनऊ में इसको पकड़ा गया और इसकी कार से मिली AK-47। मतलब गाड़ियों पर AK-47 लेकर अपनी गाड़ी में ये सड़कों पर खुलेआम चल रही है। और ये कोई आम महिला नहीं थी क्योंकि ये इसी नेटवर्क की दारोमदार शामिल थी। कारण था क्योंकि ये शकील, जिस डॉक्टर शकील की हम बात कर रहे हैं, इसका उससे बहुत ही क्लोज कनेक्शन पाया गया। अब बात करते हैं 2 दिन पहले हुए गुजरात ATS के अरेस्ट के बारे में। वो अरेस्ट जिसको शायद आप और हम इमेजिन नहीं कर सकते। अगर ये नहीं हुआ होता तो पता नहीं कौन सा बायोलॉजिकल वेपन आज हमारे बीच में होता। हैदराबाद बेस्ड डॉक्टर, अगेन डॉक्टर्स ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद बेस्ड डॉक्टर जिनकी पढ़ाई लिखाई हुई चाइना में, MBBS की डिग्री ली और ये भारत आकर काम कर रहे थे। साथ ही इसके 2 साथी, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद की, आजाद सुलेमान शेख, मोहम्मद साहिल और सलमान खान के बारे में। मोहम्मद अहमद मोहिउद्दीन सैयद के पास मिले 2 ग्लॉक पिस्टल्स, एक बैरेट पिस्टल, 30 से भी ज्यादा कारतूस और सबसे खतरनाक 4 लीटर का राइसिन, एक ऐसा पॉइजन जिसे छूने मात्र से व्यक्ति मर जाए, एक ऐसा पॉइजन जिसका कोई एंटीडोट नहीं है और इसे बनाया जाता है कैस्टर ऑयल से। 4 लीटर के कैस्टर ऑयल के साथ ये व्यक्ति मिला और जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला इसने राइसिन पॉइजन बनाने की शुरुआत भी कर दी थी, जो कि खतरनाक जहरीला बायो वेपन हो सकता है। क्या पता ये इसका क्या करने वाले थे। साथ ही इनके साथियों से जांच पड़ताल की गई तो ATS ने आइडेंटिफाई किया कि ये सभी लोग पाकिस्तान से हथियार इंपोर्ट करने का काम करते थे और इन्हें स्मगल करते थे। स्मगल किया जाता था हनुमानगढ़ राजस्थान के रास्ते से। इसका टारगेट था कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कुछ क्राउडेड प्लेसेज, कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति और मंदिरों को टारगेट किया जाए और टारगेट ऐसे समय पर किया जाए जब ज्यादा से ज्यादा भीड़ यहां पर होती है। अब ये तो कुछ अलग चीजें थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश पुलिस ने भी जैश ए मोहम्मद से लिंक्ड कुछ लोगों को यहां पर पकड़ा। तारीक-ए-तालिबान का एक क्लेरिक जिसको राजस्थान में पकड़ा, जो कि युवाओं को भड़का रहा था, बलगरा रहा था और उनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने संगठन में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा पंजाब पुलिस ने क्रॉस बॉर्डर आर्म मॉड्यूल पकड़ा, 500 ग्राम का ओपियम भी पकड़ा। साथ ही साथ पंजाब पुलिस ने ही बब्बर खालसा के टेरर मॉड्यूल को भी यहां पर खत्म किया। लगभग 8 अलग अलग घटनाक्रम। और 2 दिन पहले हुआ गुजरात ATS का ये जो इंसिडेंट है, ये 9 नवंबर की घटना है। 10 नवंबर को हम सभी को पता है कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, तो शायद इनके तार आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि एक पूरी कंप्लीट रिपोर्ट या कोई पुलिस का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे पास नहीं आ जाए। बट आपको और हमें शायद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हम जिन डॉक्टर्स पे, जिन प्रोफेशनल्स पे भरोसा कर रहे हैं, अब वो भी यहाँ पर अच्छाई का चोगा ओढ़कर हमारी ही जान लेने के लिए आतुर है। अब इसका कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से कैसे हो सकता है, ये शायद आप और हम थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, लेकिन इसके लिए कुछ भी ऑफिशियली अभी नहीं बोला जा सकता। ये तो तय है कि भारत के खिलाफ कुछ बड़ा करने के बारे में योजना चलाई जा रही है। कारण क्योंकि कुछ दिनों पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी पर भी अटैक करने की कोशिश की गई थी। इनफैक्ट रशिया ने अभी रिसेंटली एक जासूसी नेटवर्क को ध्वस्त किया जिसका संबंध पाकिस्तान से था। पाकिस्तान S-400 की पूरी जानकारी जुटाना चाह रहा था, जिसको रशिया ने यहां पर बस्ट कर दिया।
इंपॉर्टेंट इसीलिए भी हो जाता है कि लगातार कुछ वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे जिन्हें लश्कर ए तैयबा ने सर्कुलेट किया। इसमें बोला जा रहा था कि हाफिज सईद शांत नहीं बैठेगा, वो भारत में हमला करेगा और हमला करेगा बांग्लादेश के रास्ते से। अब आप सभी को पता है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भारत की पेट्रोलिंग बढ़ चुकी है। बांग्लादेश के आसपास कुछ ऐसी गतिविधियां नोटिस की गई हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर हम सारे कनेक्शंस को बिठाने की कोशिश करें तो हमें ये समझ आ जाता है कि कुछ छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ी प्लानिंग की जा रही है भारत को डिस्टेबलाइज करने की। कारण है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा जैसे अलग अलग आतंकी संगठनों पर भारत की एयरफोर्स ने प्रिसीजन स्ट्राइक की, जिसकी वजह से इनके घर परिवार के बहुत सारे लोग मारे गए। इनफैक्ट हाफिज सईद बाहर आके ये तक बोल देता है कि उसने एक विमेन ब्रिगेड बनाई है। इस विमेन ब्रिगेड का काम था कि अब महिलाओं की भर्ती की जाएगी क्योंकि महिलाओं पे शक सबसे कम होता है। आपको और हमें नहीं पता होगा कि कौन सी महिला बुर्के के अंदर सुसाइड बॉम्बर बन के आपके बाजू में आकर खड़ी हो। इन्होंने ओपन तौर पर इसके रिक्रूटमेंट्स तक किए हैं। आप चाहें तो इसका भी वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं एक और इशारा करती हैं कि भारत के खिलाफ कुछ छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ी कार्यवाही की जा रही है। लेकिन ऐसे में भारत की इंटेलिजेंस को हमें थैंक यू बोलना होगा, क्योंकि इन्होंने 30 दिन में जिन नेटवर्क्स को पकड़ा है, ये शायद भारत में कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक करने की योजना बना रहे थे। अब देखिए, एक और चीज इन सारी चीजों में पता चली। जब इन अलग अलग लोगों को पकड़ा गया तो पता चला इनके हैंडलर्स या तो पाकिस्तान में सिचुएटेड हैं या अफगानिस्तान में सिचुएटेड हैं, या उनके संबंध आईएसआईएस से हैं, या फिर ये जैश ए मोहम्मद से संबंध रखते हैं। और इनमें से कुछ लोगों का लिंक इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस आईएसकेपी से भी निकला। मतलब दो जगह यहां पर सभी के सामने आ रही है। एक तो जैश ए मोहम्मद का नाम हमारे सामने आ रहा है, दूसरा पाकिस्तान का नाम सभी के सामने आ रहा है। अब ये कोई एक टेररिज्म तो नहीं है, ये एक व्हाइट कॉलर टेररिज्म है, क्योंकि जिन लोगों पर हम विश्वास करते हैं अब यही विश्वासघात कर रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स, जब ये इनकी आइडियोलॉजी रेडिकलाइज हो जाती है तो ये अनपढ़ से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। कारण क्योंकि इनके पास एक्सेस होता है, इनके पास नॉलेज होता है, इनके पास लैब्स होती हैं, केमिकल्स होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिटी कवर, क्योंकि आपके और हमारे बीच में रहकर ही हमारा भला करने के नाम पर हमारा नुकसान करते हैं। अब अगर आपको लगता है कि इंडिया को ऐसे मॉड्यूल के लिए और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क या इंटेलिजेंस की जरूरत है तो कमेंट करिए इंडिया स्ट्रॉन्ग। और आपका क्या विचार है, क्या ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हो सकती हैं या नहीं, आप ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जाते जाते आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण चीज बोलना चाहूंगी, अलर्ट रहिए, क्योंकि हमारे आसपास क्या हो रहा है हमें नहीं पता। शायद विश्वास करने से ज्यादा इस समय जरूरत है कि हम सावधान होकर रहें। गलत न्यूज़ेस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारे प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं कि आपको गलत न्यूज़ दिखाई जाए। आप ट्रस्टेड मीडिया सोर्सेस पर ही जाइएगा या फिर ट्रस्टेड न्यूज़पेपर्स को ही पढ़िएगा। ये सब कुछ एक बहुत बड़ी आतंकी योजना है जिसको जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन या लश्कर ए तैयबा या तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे संगठन शायद अंजाम दे रहे होंगे। हमें नहीं पता हमारे आसपास ये जो डॉक्टर्स हैं, ये जो आईटी प्रोफेशनल हैं, ये क्या करना चाहते हैं। शायद आपके और हमारे बाजू में बैठकर कोई व्यक्ति अलकायदा जैसी किसी चीज से प्रेरित हो रहा होगा, क्योंकि जब इन सभी को भी आइडेंटिफाई किया गया तो पता चला कि ये सभी रेडिकलाइज्ड हैं, पढ़े लिखे यूथ हैं। इन सभी की उम्र लगभग 32 से लेकर 35 के ही अंदर थी। इनफैक्ट कुछ लोग तो केवल 22 साल के थे। तो केवल ये बोल देना कि एजुकेशन से रेडिकलाइजेशन खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। विचारधारा अगर आपके जहन में इतनी भीतर तक चली जाए कि उसे निकाला नहीं जा सकता है तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। सो स्टे सेफ एंड स्टे अलर्ट. Do like and subscribe my channel Gali Se Global for these kind of narratives.